તો આપનું સ્વાગત છે બજારની આ ખાસ રજૂઆતમાં. અત્યારે આપણે માર્કેટ પર ચર્ચા કરવા આજે આપણી સાથે સુંદરમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब अपनी साथ जोड़ाई गया है. सुनील जी, स्वागत आपका. और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपका भी एक स्पेशल दिन है. इतने लंबे अरसे के करियर के बाद आप अभी रिटायर होने वाले हैं और आखिरी इंटरव्यू जो है आप वो हमारे साथ कर रहे हैं. सर, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ आज के दिन के लिए जुड़े. और सर, सबसे पहले तो एक मार्केट के ऊपर आपका व्यू पहले इसके लिए लेना है, क्योंकि देखिए इतने सालों हो गए आपको मार्केट में काम करते करते और बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के ग्रोथ जो आपने देखा है. और आज के दिन में हम निफ्टी 24,000 का एक बेंचमार्क जो है वो भी उसने हासिल कर लिया है. सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मार्केट को अभी आने वाले टाइम के अंदर? क्या ये जो ग्रोथ स्टोरी ओवरऑल एक इंडिया की चल रही है, जिस तरीके से हमारे अभी इकोनॉमी के जो हमें आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, और खास करके जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, उन सब को देखते हुए क्या लगता है आपको ये मार्केट का रन और भी अच्छा आने वाले सालों में रहेगा? हाँ, बिल्कुल. इसके खास 3-4 कारण हैं. पहली चीज ये है कि इंडिया एक वर्ल्ड की मार्केट के अंदर एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो जिसका एक असली ग्रोथ पोटेंशियल अभी दिख रहा है. और ये अभी स्मॉल कैप से मिड कैप, फिर एक दिन मिड कैप से वर्ल्ड के मार्केट में लार्ज कैप स्टॉक बनने वाली है. ऑलरेडी हमारा 5th लार्जेस्ट मार्केट कैप के साइज पे है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि हमारी जो ग्रोथ पोटेंशियल की जो वैल्यूएशन हमें मिलनी चाहिए वो सही तरह से अभी मिली नहीं है. अभी वो अनडिस्कवर्ड स्टोरी है वर्ल्ड के लिए. सेकेंड बात जो हमारे एडवांटेज में आई इस पीरियड में, वो थी कि वर्ल्ड एक कोविड के स्लोडाउन के बाद अभी भी उभर के बाहर आने में मुश्किल लग रहा है, मगर इंडिया ने सबसे तेजी से एक वी शेप रिकवरी दिखाकर अपने इकोनॉमी, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण रिफॉर्म्स करके हम उसको तेजी से आगे लेके जा रहे हैं. तो ये फर्क अभी दिखने लगा है वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को. तीसरी बात ये है कि हमारी जो पिछले 20-30-40 साल से जो हमने पॉपुलेशन के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं किया, इसके कारण आज एक सबसे बड़ा यूथ फोर्स इंडिया के पास है. एवरेज एज हमारा देश का 28 है, और अगले 20 साल के लिए समझिए कि 10-15 करोड़ लोग वर्किंग फोर्स में आने वाले हैं. तो ये सबसे बड़ी ताकत इंडिया को भविष्य के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पावर हाउस, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने में हाथ देगी. तो ये बात के पीछे और एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि कोविड के बाद लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है, क्योंकि सबके पास अभी इंटरनेट है, कनेक्शन है, डिजिटल वर्ल्ड है. तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की जो पहले खाली फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स को पता था, आज पूरी आम जनता को इसका धीरे धीरे एक 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 क्लैरिटी उनके सामने आ रही है. इसलिए लोग अपना सेविंग्स को बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से आज इक्विटी स्कीम्स में एसआईपी बुक की ग्रोथ आपने देखा, प्री कोविड टू पोस्ट कोविड ही 8-10 हजार करोड़ से आज 20 हजार करोड़ आ गया. तो ये बाइंग सपोर्ट रिटेल डोमेस्टिक निवेशक से जो आ रहा है, वो ना ही इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर अपने मार्केट की ग्रोथ को भी हाथ देगी. तो भविष्य में ये फ्लो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी म्यूचुअल फंड खाली 28% है बैंक डिपॉजिट के खिलाफ, वेरएस अमेरिका जैसी देशों में 100% से ज्यादा है म्यूचुअल फंड का एलोकेशन. और इंडिया का म्यूचुअल फंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 17% के करीब है, वेरएस वर्ल्ड का एवरेज है 74%. यानी 4 गुना हमारा मार्केट बढ़ेगा तभी हम वर्ल्ड एवरेज पे पहुंचेंगे. तो ये स्टोरी अभी प्ले आउट होनी, इसलिए मैं कह रहा था कि इंडिया एक स्मॉल कैप स्टॉक से अभी मिड कैप स्टॉक बन रही है. और फाइनली मैं कहूंगा कि इस पिछले कुछ 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि डोमेस्टिक निवेशक तो कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं, मगर एफआईआईज कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर भाई बाहर, बहुत वॉलेटाइल स्थिति से उन्होंने अपने मार्केट को हैंडल किया है, क्योंकि उनके पास बाकी मार्केट थे निवेश करने के लिए. कभी तेल का दाम बढ़ गया तो वो इंडिया से नर्वस हो रहे थे, कभी कोई हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया तो इंडिया में नर्वस हो रहे थे, कभी एलोकेशन के कुछ आंकड़े ठीक नहीं लग रहे तो उनकी जो वॉलेटिल रही है, ये ही कारण है कि आज मार्केट और भी ऊपर नहीं बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली बाइंग सपोर्ट नहीं दिया है. अब इस महीने क्योंकि इलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं, बाहर की मार्केट में भी चाइना का ग्रोथ भी स्लो डाउन में दिख रहा है, यूएस में भी अभी रिकवरी उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है. तो
ऑप्शन नहीं है उनके पास, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो इस महीने से फॉरेनर का फ्लोज भी शुरू हुआ, वो ज्यादातर लार्ज कैप। तो आज के दिन में कोई वैल्यूएशन के बारे में कुछ बात करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी में मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बहुत फर्क है। मगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में देख रहा हूँ कि एफआईएस की बहुत जबरदस्त वापसी आएगी, तो ये गैप नैरो हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट से ग्रोथ और भी बेहतर मिल सकती है, मगर एक डाइवर्सिफाइड ग्रोथ होगा। अब तक जो खाली मिड और स्मॉल कैप में बहुत तेजी दिखाई है, अब लार्ज कैप में भी आपको तेजी दिखने लगेगा अगले 6 महीने में। જી એટલે જો અત્યારે ખાસ કરીને આ જ વાત છે કે ખાસું એવું હજી ભારતના બજારની અંદર આપણને પોટેન્શિયલ જોવા મળી રહ્યું છે અહીંયાથી ગ્રોથ કરવાનું, એટલે આવનારા સમયમાં પણ અહીંયા આપણને ગ્રોથ વધતો દેખાશે। लेकिन सुनील जी, एक चीज़ आपसे ये भी समझनी थी। देखिए, आपने लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में आप रहे हैं, सर कैसा बदलाव देखने को मिला है? क्या खास इंडस्ट्री में जो अभी चेंज आया है पिछले 10-15 सालों में, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और एक चीज़ ये भी कि इंडियन मार्केट में के जो एक पैटर्न है उसमें भी हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उसको आपने अभी तक कैसे नोटिस किया है? समअप करना चाहें अगर आप तो। समअप करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि पिछले दशक के अंदर देखें तो पहले 7 साल लार्जली एफआईआई ड्रिवन मार्केट था हमारा। अगर एफआईएस को इंडिया में दिलचस्पी थी तो वो चलाते थे, तो लार्ज कैप सबसे आगे रिटर्न्स देती थी। मगर पिछले 3, 4, 5 साल में पोस्ट कोविड खास करके लोगों की अवेयरनेस अबाउट इक्विटीज का पोटेंशियल, लोगों की अवेयरनेस अबाउट देश की ग्रोथ की पोटेंशियल, क्योंकि ये नई सरकार जो 2014 से शुरू हुई, उनकी एक्शंस जो ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए आगे दिख रहे थे। मिडिल क्लास लोगों को अपना जो पर कैपिटा इनकम की बढ़त है उसमें ज्यादा अलोकेशन अभी इन्वेस्टमेंट्स में करने लगे। पहले उनका बेसिक सेविंग्स और कंजम्पशन पे था ध्यान। आज वो माइंडसेट की चेंज जो आई है, वो एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है। पहले ऐसी होती थी कि जब मार्केट 2007, आप समझिए सेकेंड हाफ ऑफ 2007, सेंसेक्स 14,000 से 21,000 गया, सबने देखा 50% 6 महीने में रिटर्न, तो सब आगे लमसम निवेश करने के लिए। और फिर 8 में जब क्रैश आ गई तो 3-4 साल के लिए वो भूल गए कि मार्केट कैसा है, क्योंकि उनको नुकसान सहना आता नहीं था। मगर अब ऐसे नहीं है, बहुत मैच्योर्ड हो गए इन्वेस्टर्स। करेक्शन होती है तो खरीदारी करते हैं, क्योंकि अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर और इक्विटीज मार्केट के ऊपर। तो बदलाव मैं कहूंगा यही है कि जो मैच्योरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करे, चाहे वो एफ&ओ से इक्विटी मार्केट में निवेश करे, रिटेल इन्वेस्टर का मैच्योरिंग सबसे बड़ी एक बदलाव है जो हमारे मार्केट को और आगे ले जा सकती है। मेरी कैरियर की शुरुआत से आज तक मैं कहूंगा कि यही सबसे बड़ा एक बदलाव जो मैंने देखा है मार्केट के अंदर, की मैच्योरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर। એટલે જો રિટેલ ઇન્વેસ્ટર અહીંયાથી પરિપક્વ થયા છે પહેલાંની સરખામણીમાં, ને આપણે ઘણા બધા માપદંડો છે જેના દ્વારા આપણે જોયું પણ છે। लेकिन सुनील सर, एक चीज़ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मार्केट में आपने इतना समय बिताया है अभी तक का, अगर सर कोई लेसन्स इससे लेने हो आपके करियर से, या तो मार्केट के कोई ऐसे 4-5 पॉइंट्स जिसे आप बताना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने, जैसे आपने कहा कि जैसे बहुत सारे नए इन्वेस्टर आए हैं तो उनके लिए भी ये बहुत गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे। सर क्या खास बातें रहेंगी जो आप बाजार से आप सीखे हैं अभी तक, कि कैसे निवेश करा जाता है बाजार में? देखिए, मेरे ख्याल में पहली चीज निवेश को सीखना है कि कब प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि निवेश करते हैं, बाहर निकलना समझते नहीं है, इसलिए बहुत सेक्टोरल फंड्स में डालते हैं या स्मॉल कैप माइक्रो कैप में डालते हैं। और वो क्या है कि सिक्लिकल होते हैं, सेक्टोरल फंड्स और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सिक्लिकल होते हैं। तो खास करके मेरे को ये उनको सिखाना है रिटेल निवेशकों को कि भैया, मार्केट एक रास्ता है अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। वो गोल स्टॉक मार्केट रिलेटेड गोल नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे का इतना बनेगा, नहीं। उसका एक आउटसाइड द स्टॉक मार्केट एक गोल रखिए, चाहे वो एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी हो, या बड़ी घर खरीदना हो, या बहुत लंबा एक फॉरेन क्रूज पे जाना हो, या अपनी बीवी के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदना हो। जो भी मैं कहूंगा कि हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे आप एक गोल को सामने रखेंगे जो आपके रीच के बाहर होना चाहिए, जो आसानी से आप उसको काबू कर सकते हैं अपने हाथ में, उसको नहीं मैं चुनना चाहूंगा। मैं एक बहुत स्ट्रेच वाला गोल को आप रखें, क्योंकि मार्केट में वो ताकत है कि ऐसे स्ट्रेच गोल को वो
आपको फुलफिल करवा सकती है। तो ऐसे स्ट्रेच गोल अगर लगाएंगे आप, और जब मार्केट अपनी तेजी में उस गोल को हासिल करने की ताकत आपके हाथ में आती है, तो आप रिडीम करें और उस गोल को पूरी करें। तभी आपको एक इन्वेस्टिंग का एक हैप्पी एक्सपीरियंस, नहीं तो क्या कि पेपर में एनएवी बढ़ता है, पेपर में स्टॉक प्राइस बढ़ती है, खुश होते हैं, मार्केट में करेक्शन होता है तो निराशा होते हैं। तो ये एक सिक्लिकल बात जो मार्केट में एक खास चीज है, उसके अंदर आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना है कि हर निवेश, जो सिग्निफिकेंट निवेश आप करते हैं, उसके पीछे एक गोल को रखिए, और जब गोल आसपास आ जाए तो आप रुथलेसली उसको निकालकर तब बैंक डिपॉजिट या लिक्विड फंड में डालकर उस गोल को अपने हाथ हासिल करिए। ये लेसन मार्केट से अगर सीखेंगे आप, तो फिर आप बहुत खुश होंगे अपने निवेश के डिसीजन से, और एंड ऑफ योर जर्नी में आपको लगेगा कि इतनी सारी चीजें मैंने अपने मार्केट के निवेश के कारण मेरी जिंदगी में मैंने तरक्की की, मैंने इन्फ्लेशन को बीट किया और मेरे भविष्य को मैंने बेहतर बना दिया। तो ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आई थिंक, और उसके बेसिस पे रिडीमिंग एंड एंजॉइंग द प्रॉफिट्स, राइट। फल होता है पेड़ के अंदर, वो पेड़ से फल को निकाल के खाने की जरूरत है, उसी पेड़ में बैठे बैठे वो सड़ जाती है और गिर जाती है तो क्या फायदा। જો બહુ જ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે એમણે કે એક હેતુલક્ષી તમારે રોકાણ અહીંયાથી આગળ વધારવું જોઈએ, અને એ જ રીતે તમે જો રોકાણ કરો છો તો તમારા સપનાઓ તો ફૂલફિલ થશે, પરંતુ ખાસ કરીને એક પ્રોફિટ બુકિંગ ક્યારે કરવું એ પણ એક મહત્ત્વની કળા અહીંયાથી રહેશે। सर हम बहुत टाइम से बात भी करते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि हमें मार्केट के अंदर एक सेक्टर चर्निंग देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो कंपनियां पहले छोटी मझौली हुआ करती थी वो आज के टाइम के अंदर आज की लार्ज कैप बनी बैठी है, कोई भी सेक्टर की वो कंपनियां हो। और तो सर कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक सही कंपनी को चुनना या तो एक सही म्यूचुअल फंड को चुनना हमारे लिए, क्योंकि देखिए एक मार्केट का एक बहुत बड़ा एक नियम ये भी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। ये कितना ज़रूरी होगा अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो मार्केट में? तो मैं कहूंगा कि पहली चीज है कि किसी भी एक कंपनी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड बदलती है। आप 20 साल पहले वाली सेंसेक्स की 30 कंपनियां उठाए हैं, 40 साल के पहले वाली सेंसेक्स की कंपनियां उठाए हैं, उनमें शायद एक या दो ही आज तक रहेगी। और ये 20 साल पहले कहना कि ये वाली कंपनी होगी, अभी टेक रेवोल्यूशन तो इन्फोसिस और विप्रो ऐसे स्टॉक, टेक रेवोल्यूशन बाद ही ऊपर किया, पहले उसका नामो निशान नहीं था। अब डिजिटल एआई का वर्ल्ड है, ईवी का वर्ल्ड है। तो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल स्टॉक को चुनकर इससे मैं अपना गोल अचीव करूंगा, ये बहुत एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो तो एक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है। तो 3-4 सेक्टर से 3-4 स्टॉक खरीद के एटलीस्ट 20 स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन रखिए, और उसमें आप दिग्गज कंपनियों को रखिए, क्योंकि उसके नीचे जब जाते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, आपको उतना जानकारी ऐसा रिटेल निवेशक नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत एक टाइटली कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होता है जो म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट को मिलता है जब वो क्वेश्चन करते हैं कंपनी को और अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप को खरीद के ये लार्ज कैप बनेगा, और उस उम्मीद में उसी स्टॉक पे ऊपर अपना पैसा डालना बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है। मैं नहीं, ऐसा नहीं रेकमेंड करूंगा। अपने आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो एक लार्ज कैप बेस्ड 20 कंपनीज, क्योंकि 20 कंपनी से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी खत्म ज्यादा होता है। तो 20 आइडियल है, 20 to 25 स्टॉक्स का अक्रॉस सेक्टर डाइवर्सिफाइड, ज्यादातर लार्ज कैप या लार्ज मिड कैप वाली स्टॉक पोर्टफोलियो आप रख सकते हैं, बट गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग याद रखिए। सेकंड, अगर मिड एंड स्मॉल कैप में आपको चुनना है अच्छी स्टॉक्स, तो फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए, क्योंकि 100 कंपनियां हैं लार्ज कैप, बाकी 400 निफ्टी 500 के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप है। तो इसमें ऊपर कितने कंपनी को आप स्टडी कर पाएंगे, यहाँ पे टिप्स पे जाएंगे या फिनेंस फिन इन्फ्लुएंसर्स कोई भी कहेगा मोमेंटम पे चल रही है, वो क्या है कि वो लोग ना पंप एंड डंप करते हैं, वो पंप को स्टॉक प्राइस को पंप करते हैं और जब दाम बढ़ती है तो डंप करते हैं। तो रिटेल निवेशक अल्टीमेटली वो टॉक्सिक स्टॉक को होल्ड करके बैठा बैठा रहता है। तो मिडिल स्मॉल कैप क्षेत्र में मैं फंड हाउसेस के ऊपर मैं, और उसमें चुनना एक अच्छी फंड हाउस को उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी दिग्गज इंडस्ट्रियल हाउसेस और बैंक्स और ऐसे
कंपनियों ने ही म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट किया है। एक बहुत बढ़िया रेगुलेटर सेबी है जो टाइट कंट्रोल रखती है और वेरी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कोई डिफॉल्ट, किसी का नुकसान नहीं हुआ है म्यूचुअल फंड में निवेश करके। तो आपको मैं कहूंगा कि चुनिए 3-4 म्यूचुअल फंड मिड कैप में, 3-4 स्मॉल कैप में, और स्प्लिट कीजिए उसमें, क्योंकि फास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर आप जज करेंगे तो इनएविटेबली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि हर वेव में एक फंड मैनेजर अच्छा करता है, पकड़ता है, मगर दूसरा फंड मैनेजर अगली वेव को पकड़ेगा। तो आप उसके अंदर थोड़ा 3-4 म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको भी एक काउंटर साइक्लिकल इफेक्ट आ जाएगा, और तब आप उस फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए अच्छा मिड कैप, अच्छा स्मॉल कैप जो बढ़ने वाला है, क्योंकि इवन इन मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड से भी अलाउ करती है कि 35% तक आप नॉन मिड कैप, नॉन स्मॉल कैप रख सकते हो। तो जब वो अच्छे कंपनी को चुनते हैं स्मॉल कैप में और वो मिड कैप बनती है, तो स्मॉल कैप फंड में उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 35% तक वो मिड कैप स्टॉक भी रख सकते हैं। वैसे ही एक कंपनी को मिड कैप में चुना, वो लार्ज कैप बन गई, मिड कैप फंड उसको रख सकती है अपने पोर्टफोलियो में। तो इसलिए आपने फंड हाउस के ऊपर अपना भरोसा रखा, 3-4 चुनिए जो एक डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट करते हैं, बस वो काफी होगा आपको। बट इन तीनों चीज ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको, और कितना आप ये लार्ज कैप सेट में डालेंगे, कितना मिड स्मॉल, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होता है। आप किस तरह के इंडिविजुअल है, क्या आपको कुछ महीनों के लिए नुकसान सहना आपके मानसिक संतुलन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसी आपकी टेम्परामेंट है तो आप बिल्कुल थोड़ा ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में डाल सकते हैं। मगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव स्टाइल के हो, मगर आपको वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो थोड़ी लार्ज कैप या म्यूचुअल फंड में लार्ज एंड मिड कैप, ऐसे मल्टी कैप ऐसी फंड्स भी है जो इस रिस्क एलिमेंट को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल में आप दो चीज, फाइनली टू समराइज, एक गोल बेस्ड अप्रोच, सेकंड आपका रिस्क टॉलरेंस आपको समझना है, तीसरा इंडिविजुअल पोर्टफोलियो अभी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो लार्ज कैप ओरिएंटेड ही रखिए, और मिड एंड स्मॉल कैप क्षेत्र में आप 3-4 म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए। ये गोल्डन रूल्स आप रखेंगे तो जरूर आपकी भविष्य बहुत बढ़िया स्टॉक मार्केट के जरिए बन सकती है। એટલે જો સ્ટોક માર્કેટની અંદર એક સક્સેસફુલ તમારે પોર્ટફોલિયો બનાવો છે તો આ બધી ટિપ્સ બહુ જ કામની બની શકે છે, એટલે એના પર એક ધ્યાન રાખીશું। લેકિન સુનિલજી हमारे साथ जुड़े रहिएगा, समय થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો વિરામ લેવાનો, વિરામ બાદ પાછા આવીએ અને અન્ય સેક્ટર પર પણ આપણે વાતને આગળ વધારીએ, પરંતુ હાલ રોકાઈએ એક વિરામ માટે। સ્વાગત એક નાનકડા વિરામ બાદના અત્યારે આપણી સાથે માર્કેટ પરની ચર્ચા માટે સુંદર મ્યુચ્યુઅલ ફંડના एमडी અને सीईओ सुनील सुब्रमण्यम जोड़ा गया है। सुनील जी, बस आपसे यही भी एक चीज़ जाननी है कि देखिए अभी आप मार्केट वैसे तो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये भी आप बताते जाइए कि आने वाले टाइम के अंदर कौन से ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि जो एक ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे सेक्टर अभी ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर कुछ नया हो रहा है, जैसे आपने बताया ईवी के अंदर, एआई के अंदर कुछ नया हो रहा है, तो कौन से सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो आने वाले साल में आपको लगता है कि यहाँ से थोड़े ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं? देखिए, जो फोर्सेस देश को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं के पीछे हमारी सोच रहनी चाहिए। अभी क्या प्रोसेसेस जो आगे चला रहे हैं, तो एक जो मैंने कहा, अपनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं ना, अपनी जनशक्ति के कारण हम एक लंबे समय तक एक चाइना से एक एक्सपोर्ट को छीनकर हमारी एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने की एक जबरदस्त रिफॉर्म बेस्ड प्रोसेस में शुरू हुआ है काम, और वो लंबी अवधि तक चलती जाएगी। तो इसके अंदर मेरा मैन्युफैक्चरिंग थीम, ऑब्वियसली इसमें जानकारी तो अभी पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो सरप्राइज एलिमेंट उतना नहीं है क्योंकि ये सबको जानते हैं। तो अभी ओवरऑल ब्रॉड सेक्टर का ग्रोथ तो सबने डिस्काउंट कर लिया, अभी इंडिविजुअल कंपनी उसमें चुनना एक फंड मैनेजर का काम है जो सबसे तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो वो एक सेक्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकंड चीज मैं कहूंगा कि जो फॉर्मलाइजेशन के कारण, फॉर्मलाइजेशन माने जो डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, बाद फिर जीएसटी से हुआ, उससे बहुत सारे कंसोलिडेशन हो रहे हैं देश में। तो छोटी छोटी कंपनियां अपने काम को इधर बंद कर रही है जीएसटी कंप्लायंस ना करने के कारण,
और बड़े कंपनी को अपना शेयर को बेच रही है, तो ये बड़े कंपनी और भी बड़े हो रहे हैं। तो इस फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर एक एक जो मैं कहूंगा कि एक प्रोसेस जो शुरू हुआ है कि बिग आर बिकमिंग बिगर, तो उसने सही विनर्स को चुनना और ऐसे सेक्टर्स में जहां पे जीएसटी और इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, राइट, उसको चुनना। वो ऐसे सेक्टर्स मैं कहूंगा जहां पे आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत आगे है, मगर आने वाले भविष्य में ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये मूव होंगे। ये अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी चीजों में दिख रहा है, तो वो एक चीज। सेकंड मैं कहूंगा कि इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के पीछे और एक चीज जो हो रही है वो हमारी पर कैपिटा इनकम की बढ़त। अभी सभी लोग का मानना है कि आज जो $2200 के लेवल में हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो करीबन $5000 के लेवल 2030 तक पहुंच सकती है। तो इस दुगने होने की जो जर्नी है, उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज एक प्रीमियमाइजेशन कहते हैं उसको। जैसे आपने देखा होगा कि बुलेट व्हीकल को अभी खरीदना या बड़े बड़े गाड़ी खरीदना, एसयूवीज खरीदना, तो ये सब एक अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो आशा है लोगों के मन में, अब फाइनेंशियली भी उनको कैपेबिलिटी आ रही है, क्योंकि ईएमआई के थ्रू सब लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने का एक रास्ता। तो रिटेल लेंडिंग के साथ ये फॉर्मलाइजेशन में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की स्टोरी की ग्रोथ बहुत आगे बढ़ रही है। ये ऑटो में भी देख सकते हैं, हाउसिंग में भी देख सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल ब्रॉडर कंजम्पशन थीम का एक बहुत बड़ा पड़ाव। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि एक तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग की बात हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये रिटेल प्रीमियमाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको बड़े बड़े वैल्यू चीजेस की ग्रोथ होगी। पर ये दोनों में हाथ होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, क्योंकि लोगों की जब तनख्वाह बढ़ती है, देखिए आशाएं बढ़ती है, तो बड़ी चीज खरीदने के लिए वो लोन का इस्तेमाल करते हैं, तो रिटेल लेंडिंग बढ़ती है। सिमिलरली कॉर्पोरेट्स अपनी जो कैपेक्स साइकिल के लिए जरूर बैंक लोन के ऊपर डिपेंड करेगी। और तीसरी बात है, लोगों की जो सेविंग्स है वो भी जस्ट प्लेन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में डालने के बगैर आज मल्टीपल ऑप्शन सामने आ रहे हैं। जैसे F&O इन द स्टॉक मार्केट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को इन्वेस्ट करते हैं, फिर F&O में स्टॉक ब्रोकर्स। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का थीम ये पूरे इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार है। सही कंपनी चुनना ऑफ कोर्स फंड मैनेजर का काम है। तो मेरे लिए आप इन 4-5 थीम के अंदर, और इसके अंदर जो उभरने वाली थीम जो आपने ब्रीफली मेंशन किया, जो ईवी है, वो सस्टेनेबिलिटी का थीम है, यानी ग्रीनर वर्ल्ड। तो उसमें खाली ईवी की बात नहीं है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमारा ध्यान शिफ्ट हो जाए। आज करीबन 30% अपनी टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम रिन्यूएबल से कर रहे हैं, 70% फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स, कोल, गैस, ऐसी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। मगर कोशिश ये है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो फास्टेस्ट पोल्यूटिंग कंट्री भी है, तो एटलीस्ट 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए एनर्जी को डिराइव करने की जो एक एक्शन प्लान शुरू किया है, उसमें 500 गीगावाट का पावर रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में, न्यूक्लियर पावर, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रोजन पावर, इनमें निवेश की जरूरत है। तो सस्टेनेबिलिटी का भी थीम बहुत एक लंबा थीम है, जिसके ऊपर भी आप निवेश करके फायदा उठा सकते हैं। ये 4 मेरे लिए सबसे बढ़िया थीम है, जो आने वाले दिन में हमारे इकोनॉमी को और स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ सकती है। જી, એટલે જો બ્રોડલી ડિફેન્સ સેક્ટર છે કે પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ એક કન્ઝમ્પશનની સ્ટોરી છે, બેન્કિંગ ફાઇનેન્શિયલ છે, આ બધા પર એક ખાસ ध्यान रखवाનું છે। और सुनील सर, आपसे अभी विदा लेने का टाइम आ गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये पूरी डिस्कशन करने के लिए। और सर पूरे CNBC बाज़ार के परिवार से तरफ से भी आपको सर हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ एंड एन्जॉय योर रिटायरमेंट सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब मेरी शुभकामनाएं अपने सभी के निवेशक के लिए और चैनल के लिए भी। જી સર, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो જુઓ, અત્યારે આ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ, પરંતુ વધુ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।